चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, Which of the following is included under non-formal education system? निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, अडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन या ऑल ऑफ दीज। तो आप जानते ही हैं निरौपचारिक शिक्षा कैसी शिक्षा होती है जिसमें हमारे पास कुछ चीज़ें फिक्स होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके क्या होते हैं, जैसे आपका ओपन यूनिवर्सिटीज़ हो गई या ओपन स्कूल्स हो गए, ये आपका निरौपचारिक शिक्षा के जो है एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये तीनों ही आपके निरौपचारिक शिक्षा में आते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना या व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो देखिए, शिक्षा के द्वारा हम बच्चों को जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके लिए तैयार करते हैं, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अगर और डिटेल में देखना चाहते हैं तो सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करना एजुकेशन का एम नहीं होता, या फिर सिर्फ और सिर्फ सोशल अवेयरनेस डेवलप करना भी एजुकेशनल आपका एम नहीं होता, और यहाँ पर सिर्फ एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना, ये भी केवल आपका मात्र उद्देश्य नहीं है किसका, शिक्षा का। शिक्षा के लिए आप बच्चों को भावी जीवन, उनके व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप निम्नलिखित कथनों में से किस प्रकार की कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्यों से ओतप्रोत पाते हैं? तो प्रजातांत्रिक मूल्य यानी कि आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैसी वैल्यूज होती हैं आपकी, जहां पर टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं, स्टूडेंट को बोलने का अधिकार है, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है, उसके विचारों को वहां पर अभिव्यक्त करने की उसको स्वतंत्रता दी जाती है। तो देखेंगे इस तरह की कक्षा हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है, केवल एक छात्र समूह को ही निर्णयात्मक स्वतंत्रता प्रदान की गई हो। ठीक है, यानी आप डिसीजन लेने का जो आपका एक फैसला लेने का जो अधिकार है वो आपने सिर्फ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दे रखा है, तो बिल्कुल भी नहीं। डेमोक्रेटिक वैल्यू कहाँ हुई, सबको अधिकार मिलना चाहिए। छात्रों को नियमानुसार नियंत्रण में रखा गया हो। देखिए यहाँ पर कंट्रोल से ज़्यादा स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस की बात होती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगेन, छात्रों को कक्षा के सभी सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के समान अवसर प्राप्त हो, तो ठीक है, काफ़ी बेटर ऑप्शन है ये। लेकिन एक बार हम आपका डी देखते हैं, छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो। तो आपने जो भी करिकुलम डिसाइड किया है उसके जो भी अनुभव बच्चों को हो रहे हैं उसका ग्रहण करने की, मतलब अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग बच्चा जो है अपने पेज पे सीख सके, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। तो ऑब्वियसली ये आपका बेस्ट ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कई बार ना स्टूडेंट्स गलती करते हैं एग्जाम टाइम में और ये ऑप्शन नहीं देखते हैं कि नहीं भी लिखा हुआ है, तो आप ये भी देखेंगे। शिक्षा व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सहायक होती है, हाँ सही है। शिक्षा एक स्थिर एवं स्थायी प्रक्रिया होती है, स्थिर तो नहीं है, फिर भी हम और ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। शिक्षा चेतना से चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कॉन्शियसनेस से, बिल्कुल सोच समझ के चीज़ें आप करते हो। शिक्षा व्यक्ति को समाज में समायोजित करने में सहायता करती है, तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है। लेकिन स्थिर है और स्थायी है ये नहीं होता। एजुकेशन डायनेमिक है, ठीक है, शिक्षा क्या होती है आपकी, डायनेमिक होती है, स्थायी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसके एम्स कह लीजिए, उसका पाठ्यक्रम कह लीजिए, समय के अनुसार, जगह के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सीखने की निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सबसे उपयुक्त है? Which of the following definitions of learning is most adequate? ठीक है, व्यवहार का संशोधन, कौशल का विकास, ज्ञान का अधिग्रहण और संगठन, ये सभी उत्तर। तो यहाँ पर लिखा है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, एक्विजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ज्ञान या फिर लर्निंग जो है, लर्निंग से आप क्या सीखते हो, आप ज्ञान अर्जित करते हो, कौशलों को अर्जित करते हो, तो ये सारी चीज़ें सीखना ही ज्ञान है, लेकिन सीखना ही आपका क्या है, लर्निंग को कहलाता है। लेकिन देखिए ये चीज़ें आपके सीखने की परिभाषा को अच्छी तरह से व्यक्त नहीं करती। बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर होता है, आप सीखने को किससे देख पाओगे, व्यवहार में संशोधन से। तो हमेशा लर्निंग बेस्ट कौन से ऑप्शन से डिस्क्राइब होगी या कौन सी परिभाषा डिस्क्राइब होगी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एक स्टूडेंट है, ठीक है, या एक क्लास है पूरी,
आप कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे थे, आपने एडिशन करना, आप नॉर्मली लेते हैं एडिशन करना, आप बच्चों को सिखा रहे हो, पहले बच्चों को नहीं आता था, ठीक है, बच्चों को आपने क्वेश्चंस दिए, बच्चों को एडिशन करना नहीं आता था, आपने बच्चों को सिखाया, सिखाने के बाद अब आपने क्वेश्चंस दिए और बच्चे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे। इससे हमें पता चलेगा कि बच्चे की लर्निंग हुई है। ये क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। पहले बच्चा, आपके सिखाने से पहले बच्चा उस चीज़ को नहीं कर पा रहा था, अब कर पा रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, और इसी को हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसी शिक्षक द्वारा किसी नए विषय को प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा तरीका, विषय की विस्तृत रूपरेखा देना, इसे दैनिक जीवन की स्थिति से जोड़ना, इसे पहले अध्ययन किए गए विषय या पाठ्यक्रम सामग्री से संबंधित करना। ठीक है, यानी कि आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई नया सब्जेक्ट हो सकता है, नया टॉपिक हो सकता है, तो उसके लिए आपको एक टीचर को क्या करना चाहिए? गिविंग अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट, जो विषय है उसके बारे में एक थोड़ा मुख्य बातें बताए, रिलेटिंग इट विद डेली लाइफ सिचुएशन, जो बच्चों के दैनिक जीवन में घटनाएं घटती हैं उनके साथ उसे जोड़े, या फिर जो बच्चे पहले से जानते हैं उनके पूर्व ज्ञान से उसको संबंधित करें, उसको जोड़े। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके ये दिए हुए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है, ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 3, या डी 1, 2 and 3। तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही है, ओनली 1, 2 and 3 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, छात्रों के साथ बेहतर संवाद करने के लिए शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, प्रतिक्रिया समय का समान वितरण, निकटता, छात्र के प्रदर्शन की पुष्टि या सही करें, उपरोक्त सभी। फॉर बेटर इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स द टीचर्स ऑब्जेक्टिव शुड बी। आपको बच्चों के साथ एक अच्छी इंटरेक्टिव रिलेशनशिप डेवलप करनी है, आप बच्चे से बहुत अच्छी तरीके से अंतरक्रिया करें, उसके लिए आपके लिए कौन से ऑप्शन सही रहेंगे? भाई, प्रतिक्रिया समय का समान वितरण, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, इक्वल टाइम दे रहे हैं, बच्चे ने कुछ भी पूछा है तो आप उसको क्या करें, रिप्लाई करने की, या फिर आपने कुछ पूछा तो बच्चों को भी रिप्लाई देने के आप टाइम जो है सही से दे रहे। निकटता, यानी बच्चों से आप क्या कर रहे हो, नियरनेस आप डेवलप कर रहे हो, ताकि बच्चा अगर अपनी प्रॉब्लम कहना चाहता है तो वो आपसे अपनी प्रॉब्लम कह सके। इतना हमें स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपको अप्रोच ही ना कर सके। फिर छात्र के प्रदर्शन की पुष्टि या सही करे, और बच्चा सही आंसर कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, बच्चा कितना सीख रहा है, क्या कर रहा है, उसको आपको सही बताना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए जब आप अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करना चाहते हो बच्चे के साथ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही ऑप्शन आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द इवैल्यूएशन फेज ऑफ टीचिंग इज। ठीक है, इवैल्यूएशन फेज, मूल्यांकन चरण जो होता है आपका, वो कौन सा चरण होता है? तो टीचिंग के आपके 3 चरण होते हैं। ठीक है, 3 चरण है आपके, प्री एक्टिव फेज, इंटरैक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। ये आपके 3 चरण होते हैं, पूर्व सक्रिय चरण, अंतःक्रिया चरण, उत्तर सक्रिय चरण। ठीक है, अब इसमें से जो प्री एक्टिव फेज होता है वो आपका प्लानिंग फेज होता है। ठीक है, प्लानिंग फेज, जिसमें आप क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं पढ़ाने की। पढ़ाने से पहले आप क्या बनाओगे, एक लेसन प्लान तैयार करोगे, आप ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करोगे, आपको पता होना चाहिए आप क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हो, आपको क्या ऑब्जेक्टिव्स उससे अचीव करने हैं, और पूरी प्लानिंग करोगे। वहाँ पे टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, TLM कौन सी यूज़ करेंगे, ठीक है, पूरा टाइम ड्यूरेशन वगैरह के साथ आप पूरी एक प्लानिंग तैयार करते हो। तो ये प्लानिंग फेज होता है। योजना चरण कौन सा होता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो भी ध्यान रखेंगे, योजना चरण आपका प्री एक्टिव फेज होता है। इंटरैक्टिव फेज आपका क्या होता है, ये टीचिंग फेज होता है, जहाँ पर आप रियल टीचिंग परफॉर्म करते हो, यहाँ पढ़ाते हो आप। ठीक है, और पोस्ट एक्टिव फेज कौन सा होता है, यही आपका इवैल्यूएशन फेज होता है, जो आपका मूल्यांकन चरण है। ठीक है, मूल्यांकन चरण, यानी यहाँ पर अब आपने प्लानिंग के बाद टीचिंग कर दी, अब आप इस चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो कि आपने जो टीचिंग की उससे बच्चे कितने लाभान्वित हुए, बच्चे को कितना समझ में आया, जो उद्देश्य आपने फर्स्ट स्टेप में जो लिखे थे वो किस हद तक अचीव हो पाए, कितना आप उन्हें प्राप्त कर पाए, ये आप इसमें चेक करते हो। प्लस इवैल्यूएशन फेज में टीचर भी अपनी कमियों को यहाँ पर देखते हैं। टीचर ये देखते हैं ऑब्जेक्टिव कितने जो हैं प्राप्त हुए, और नहीं हुए तो क्या चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में वो टीचर जो है उसको इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो ये आपका इवैल्यूएशन फेज होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एक श्रेष्ठ शिक्षण शिक्षक के किस गुण में निहित माना जाता है? शिक्षक की योग्यता में, संयमशीलता में, मौखिक अभिव्यक्ति में, या व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम में। इन द क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, क्वालिफिकेशन मतलब उसने क्या मतलब क्वालिफिकेशन है, MA है, BA वगैरह, ठीक है, ये सब।
या मॉडरेशन, ठीक है, संयमशीलता, कितना वो जो है अपने आप को संयम रख सकता है क्लासरूम में, ओरल एक्सप्रेशन, मौखिक अभिव्यक्ति कैसी करता है, या फिर अपने प्रोफेशन के प्रति कितनी उसकी निष्ठा और प्रेम है, कितनी लॉयल्टी है। तो यही है आपका बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, समूह आधारित, राजतांत्रिक, तानाशाही। सक्सेसफुल लीडरशिप इज डेमोक्रेटिक, ग्रुप बेस्ड, ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप। तो देखो लीडरशिप जो है आपकी ऑटोक्रेटिक भी होती है, राजतांत्रिक भी होती है, डेमोक्रेटिक भी होती है, यहाँ पर जहाँ पर प्रजातांत्रिक की बात होती है। तो आपकी अच्छी क्या मानी जाती है लीडरशिप, आपकी डेमोक्रेटिक लीडरशिप ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। एक और होती है आपकी मुक्त्यात्मक होती है, लेजिस फेयर कहते हैं, नॉन इंटरफेयरिंग, ठीक है, जहाँ पर लीडर जो है ज़्यादा देखता ही नहीं है और अपने हिसाब से जो है ग्रुप जो है काम करता है, लीस्ट इंट्रैक्शन होता है यहाँ पर। तो ये आपका लेकिन बेस्ट जो आपका लीडरशिप मानी जाती है वो प्रजातांत्रिक होती है, ठीक है, जहाँ पर जो ग्रुप के अदर मेंबर्स हैं उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। लीडर जो है वो क्या करता है, वो सबकी सहमति से कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है आपका सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका RTE 2009 में कौन सा प्रावधान नहीं है। तो इसके लिए आपको RTE जो है यानी राइट टू एजुकेशन 2009, ये जो एक्ट है आपको इसके जो भी आपके सेक्शंस हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन पहला कौन सा है, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा, अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:25, निजी विद्यालयों में कमज़ोर वर्ग के बालकों को सीटों में 25% का आरक्षण, या फिर विद्यालय पूर्व शिक्षा पर बल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन आपका ये है अध्यापक विद्यार्थी अनुपात, जो कि आपका 1:30 होता है, ना कि 1:25। तो ये आपका गलत है, बाकी सारे आपके RTE में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षा विधि अपनाएंगे। विच टीचिंग मेथड विल यू अडॉप्ट टू डेवलप क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या होती है, जब आप बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप करें कि बच्चा कुछ ना कुछ नया सोचे, कुछ नोवल सोचे। बच्चों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं जो पहले किसी ने नहीं सोच रखा, इस तरीके का अगर कोई आइडिया आ रहा है तो उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो अगर आपको बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का विकास करना है तो आपको किस तरह की विधि का प्रयोग करना चाहिए, समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। तो हमें यहाँ पे देखकर ही पता चल रहा है भाई ऐसा आप मेथड यूज़ करोगे जिससे बच्चे की ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो, बच्चा अपने दिमाग का उपयोग करे। तो इसमें आपकी क्या आ जाएगी, कौन सी विधि आएगी, ए ऑप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कक्षा शिक्षा में ICT प्रयुक्त करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी, या अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है कि अब अगर कंप्यूटर्स आ गए हैं, इतना ICT का प्रयोग हम करने लग गए हैं तो सब चीज़ उसी से बढ़ ही जाएगी, तो टीचर का रोल कहाँ रह गया। लेकिन टीचर का रोल भी है, क्योंकि आप कोई भी स्मार्ट बोर्ड पे भी अगर कोई प्रेजेंटेशन लगा रहे हैं, कोई वीडियो आप बच्चों को दिखा रहे हैं, उसके बाद उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको समझाना, उसको बच्चे के लेवल के अनुरूप बताना, वो किसका काम है, टीचर का ही काम है। तो यहाँ पर अध्यापक जो है ना एक समन्वयक के रूप में यहाँ पर है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। तो देखिए कौन से ऑप्शन आपके सही लग रहे हैं आपको, यहाँ पे डी तो उपरोक्त सभी हैं। बिल्कुल स्टूडेंट इंटरेस्ट बना लेते हैं अपना लेसन में, अगर आप टीचिंग एड्स का यूज़ करो तो स्टूडेंट फोकस रहते हैं स्टडी में, ये भी सही है। इसके अलावा ये मदद करता है आपका किसमें, जो वास्तविक रूप प्रदान करने में। यानी कि आप देखो ना, अगर आप कोई फिनोमिना जो है उसके बारे में सिर्फ बता रहे हैं और उससे रिलेटेड अगर आपने कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया या आपने कोई केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में सिर्फ बताया और रियल में जाकर आपने उसे लैब में करके दिखाया, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो रियल जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों को किससे मिल पाता है, वो बच्चों को मिल पाता है जब आप ऑडियो विजुअल मटेरियल TLM या फिर एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 15, शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है, विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है, या विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं।
तो देखिए नैतिक गुणों का विकास एक शिक्षक बिल्कुल कर सकता है बच्चों के अंदर, क्योंकि टीचर क्या होता है बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह होता है। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि टीचर के एक रोल मॉडल की तरह है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा बी, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है, बच्चे उसको फॉलो करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं बच्चे फॉलो करेंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं बच्चों को आप अगर समय पे आने के लिए कह रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको समय पे आना पड़ेगा, तभी तो बच्चे जो हैं आपको फॉलो कर पाएंगे। आप कह रहे हैं कि बच्चों को समय पे आना चाहिए लेकिन आप खुद लेट आ रहे हैं, तो बच्चे आपको कैसे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, टीचर एक आदर्श के रूप में होता है और उसी प्रकार वो बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए छात्रों के अनुसार, खंडों में, बाद में, बीच बीच में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट अगर सब्जेक्ट मैटर है तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, उसे एक ही बार में पूरा नहीं पढ़ाओगे ना, उसे पार्ट्स में पढ़ाओगे। तो इसका सही आंसर क्या है, खंडों में, इन सेगमेंट्स। नेक्स्ट पे चलेंगे, पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिव फेज ऑफ टीचिंग इज। तो अभी हमने इवैल्यूएटिव फेज के बारे में पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, शिक्षण के मूल्यांकन चरण का उद्देश्य है यह जानने के लिए कि उद्देश्य किस हद तक साकार हुए हैं, शिक्षक की कमी जानना, रणनीतियों की प्रभावशीलता जानने के लिए उपरोक्त सभी। अगर आपने मेरे पहले वाले एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझा है तो आपको यहाँ पर इजीली आंसर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली आंसर कर दोगे, मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा यहाँ पे सही आंसर इसका, क्योंकि मैंने ये आपको बताया ही था उद्देश्य किस हद तक पूरे हुए हैं, ये चीज़ चेक हो जाती है वहाँ पे। टीचर को अपनी कमियों का पता चल जाता है, ठीक है, अगर वो लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को समझाने में या कोई टीचिंग एड यूज़ करने में कुछ मिस्टेक हुई है तो वो इवैल्यूएशन फेज़ में कहीं ना कहीं टीचर समझ जाता है, ताकि आगे अपनी कक्षा लेने में वो इम्प्रूवमेंट कर सके, सुधार कर सके। रणनीतियाँ, जो टीचिंग मेथड वगैरह यूज़ किया था, जो टीचिंग स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, वो किस हद तक जो है कामयाब रही, वो भी यहाँ चेक होता है। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल एड शुड हेल्प इन अचीविंग सक्सेस, फेम, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, वेल्थ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दिख ही रहा है सामने कि ऑडियो विजुअल सहायता से एड्स की सहायता से आप क्या कर पाओगे, शिक्षण उद्देश्य जो है उन्हें अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ सामान्यतः सामाजिकरण प्रक्रिया के दौरान सीखी जाती है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है तो उसमें बच्चे क्या सीखते हैं, जीवन में हमें जो भूमिकाएँ निभानी है, संस्कृति के मानदंड, हमारे आसपास के लोगों की भाषा। तो भाई जब समाजीकरण होता है तो आप क्या सीखते हो, क्या रोल्स आपको प्ले करने हैं समाज में। संस्कृति के मानदंड, बिल्कुल आपका जो कल्चर है उसके बारे में आप सीख पाते हो कि आपके कल्चर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और भाषा सीखते हो, ये भी समाजीकरण का ही हिस्सा है, भाषा का सीखना समाजीकरण का हिस्सा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है, टीचर्स नॉलेज, क्लासरूम एक्टिविटीज दैट एनकरेज लर्निंग, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं क्लास में प्रभावित करेंगी शिक्षण को। भाई शिक्षक का ज्ञान तो बिल्कुल करेगा, है ना। इसके अलावा कक्ष में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो बच्चे को सीखने के लिए और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगी वो बिल्कुल अफेक्ट करेंगी। और साथ ही साथ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है, किसके थ्रू, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, अनुभवों के द्वारा सीखना, अनुभवों के द्वारा सीखना भी क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा। लेकिन टीचर और स्टूडेंट का सामाजिक आर्थिक उनका पृष्ठभूमि कैसी है ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। हर तरह के बच्चे बैठे होते हैं आपकी कक्षा में, तो ये अफेक्ट नहीं करती है आपकी टीचिंग लर्निंग। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंटेक्टेड इन 1993 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड म्युनिसिपल गवर्नमेंट। यानी हमसे यहाँ पे किसकी बात की गई है, हमसे यहाँ पे जो सन 1993 में जो आपका नगर पालिका सरकारों के लिए जो है वो आपका अमेंडमेंट आया था, वो कौन सा अमेंडमेंट आपका था, तो वो आपका अमेंडमेंट था कौन सा, 74th नंबर का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो 73rd है वो किससे रिलेटेड है, वो ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है। और जो 74 वाला है वो आपका किससे संबंधित है, वो आपका नगर जो है नगर सरकारों से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका बिल्कुल जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद चलेंगे, हमारा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 52 पे हम देखते हैं। देखिए 52 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 52 आप लोग देखेंगे कि
किस भारतीय शासक के दरबार में कालिदास तथा खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट जो है वो आपका उपस्थित थे? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या सही आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 53। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जरूर जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो देवधर ट्रॉफी आपका किससे संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी जो है वो आपका किससे संबंधित है? वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका अगर हम देखेंगे जो हमारा भारत का अगर आप मैप देखेंगे इस तरीके का आपका आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा अरब सागर है, इधर हमारा क्या है? इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और अगर आप मैप में देखेंगे तो इस तरीके से चलता है। इधर आपका क्या होता है? इधर आपका ईस्ट है और इधर आपका वेस्ट है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, जनरली अगर आपके भारत के हम देखेंगे तो वो आपका ऐसे हिमालय इधर है, यहां से इधर को बह रही है, लेकिन एक नदी जो है वो कौन सी नदी है? क्वेश्चन नंबर आपका है 54 का जो है वो बी आंसर है, पेरियार नदी, ठीक है। इसके साथ नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं वो नदियां भी आपका जो है वो किधर को आपकी आती है? वो भी आपका जो है किधर की तरफ को बहती है? पश्चिम की तरफ को बहती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। संविधान सभा की मसौदा समिति में, यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी में आपके कितने सदस्य थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। और यहां पर जो है इसके अध्यक्ष आपके कौन थे? इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपका लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो लिखी गई है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये जो है पुस्तक आपका किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी है। 57 पे चलेंगे। 57 आपका क्या कहता है? भारत के संविधान में राज्य की नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत ये टॉपिक का नाम है, और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये हमने कहां से लिए हैं? ये हमने आपका जो है आयरलैंड जो है आयरलैंड से लिए। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने जो है समवर्ती सूची लिया है। मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। संसदीय व्यवस्था हमने आपका कहां से लिए? ब्रिटेन से लिए। मौलिक कर्तव्य हमने रसिया से लिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो हमने कहां से लिए हैं? वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। अगला क्वेश्चन 58, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है उनको हमने कब आपका अपनाया था? तो उसको हमने जो है 26 जनवरी सन 1950, यानी जो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी सन 1950 को जो है हमने आपका जो है राष्ट्रीय चिन्ह को आपका अपनाया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन जो है वो आएगा आपका 59, ठीक है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 59, रामसर साइट्स, ठीक है। रामसर साइट यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी विश्व आर्द्र जो आपका भूमि है, ये जो दिवस है, ये दिवस हम कब मनाते हैं? ये दिवस हम जो है प्रत्येक वर्ष जो है वो आपका 2 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, फरवरी में मनाते हैं। ईरानी शहर जो है वहां पर आपका एक कन्वेंशन हुआ था रामसर, उसकी वजह से इसको जो है रामसर कन्वेंशन भी आपका कहा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे आपका 59 के बाद आता है 60, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लेंगे। क्वेश्चन है ये, मैंने आपको बता दिया कि द्विसदनीय संसद का प्रावधान क्या है? द्विसदनीय संसद का प्रावधान जो है हमने आपका कहां से लिया था? तो ये हमने जो है ऑस्ट्रेलिया कहां से लिया था? ब्रिटेन से लिया था। कहां से लिया था? ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कहां से लिया था? ये हमने आपका ब्रिटिश से लिया था। कहां से लिया था? ब्रिटिश। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 61, नासिक, त्र्यंबक और जो आपका भद्रचलम है, ये तीर्थ स्थल कौन सी नदी के किनारे हैं? आपका कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 61 जो है
आप लोगों को पता होगा जो दक्षिणी भारत की जो गंगा कहा जाता है, दक्षिणी भारत की गंगा किसको कहा जाता है? दक्षिणी भारत की गंगा जो है वो आपका गोदावरी को कहा जाता है। यही इसका आंसर है। 61 का आंसर क्या है? 61 का जो आंसर है 61 का बी आंसर सही है। ओके, अगला प्रश्न आपका 62, द राइट टू चिल्ड्रन, ठीक है, RTE जिसको हम कहते हैं 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को। ओके, तो ये आपका कब से चालू हुआ? ये आपका जो है 1 अप्रैल 2010। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 1 अप्रैल 2010 के हिसाब से इसका जो आपका है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये कौन सा आपका संशोधन है? ये आपका जो है 86वां संशोधन है। कौन सा संशोधन है? ये आपका जो है 86वां संशोधन जो है, इसका सही आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन आपका सोशल हार्मनी का जो है वो आपका लेखक है? तो हमारे जिस समय के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आपका जो है सोशल हार्मनी के आपके क्या है? सोशल हार्मनी के आपके जो है वो लेखक हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64, ओके, दिल्ली, हम सभी को पता है, देखिए वैसे तो आप सभी को याद होगा सन 1911-12 में जब कलकत्ता से राजधानी लेके आए थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर किसका राज था? उससे पहले राजपूतों का राज था। उससे पहले आपके जो तोमर वंश के जो लोग थे, तोमर वंश के आपके जो हैं उस समय आपका राजधानी बनी थी। उसमें भी अगर हम तोमर वंश की बात करें तो अनंगपाल जो है, अनंगपाल का नाम आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो है वो सी आंसर सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 आपका देखते हैं। इसका आंसर आप देखिएगा, इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर है आपका जो है तैमूर लंग जो आका आया था, किसमें आया था? तैमूर लंग जो है वो आपका तुगलक वंश। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश जो है इसका आपका राइट आंसर है। क्या है? तुगलक वंश इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप सभी को पता होगा 1398 में उत्तराखंड में भी आपका जो है जिया रानी के साथ जो है इसका आपका क्या हुआ था? इसका युद्ध हुआ था तैमूर लंग का, और वहां पे तैमूर लंग जो है वो आपका क्या है? तैमूर लंग आपका हार गया था। जिया रानी, जिनको आपका जो है कत्यूरियों की राजमाता भी कहा जाता है, वो आपका जीत गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है वो आता है 66। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कहां पर शासन किया था? तो इसने जो है कश्मीर पे शासन किया था। कहां पे किया था? कश्मीर में शासन किया था। ऑप्शन नंबर जो है डी। राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखी गई थी, उसमें इसके बारे में जो है वो आपका बताया गया। तो 66 का जो है 66 का डी आंसर सही है। 67 पे चलेंगे। 67 कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। देखिए, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो गांधी जी ने है दांडी मार्च निकाला था 1930 में। ठीक है, अहमदाबाद से लेके दांडी तक आए थे। उनने सांकेतिक रूप से जो है नमक कानून जो है, नमक कानून तोड़ा था। टोटल 78 लोग आपके आए थे। और उसके बाद जो है वहां पर जो है इरविन पैक्ट आपका सन 1931 में आपका होता है। फिर जो आपकी राउंड टेबल चल रही होती है, यानी आपको गोलमेज सम्मेलन जो है चल रहे होते हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपके चले। उसके बाद सन 1934 में, कब है? ऑप्शन नंबर सी, सन 1934 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है पूरी तरीके से आपका समाप्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1934। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ओके, ये आपको थोड़ा सा जो है वो देखना पड़ेगा। देखो, ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो बंगाल का विभाजन अगर हम देखेंगे, बंगाल का विभाजन सन 1905 में होता है। ये आपका 1918 में होता है। दांडी मार्च 1930 में होती है। साइमन कमीशन सन 1928 में आपका आता है। तो यहां पर हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बंगाल का विभाजन जो है, बंगाल का विभाजन आपका सबसे पहले हुआ 1905 में। लॉर्ड कर्जन जब आपके थे, हालांकि 1911 में जो है वो फिर से आपका क्या हो गया? फिर से आपका एकीकरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसका सही आंसर है, बंगाल का विभाजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 आपका क्या कहता है कि
कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र भारत के संविधान के रूपकार पर विचार किया गया? तो आपका जो है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो है 69 का। अगर हम बात करेंगे 69 का डी आंसर बिल्कुल सही है। कब किया गया? जो है 1928 में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी।